बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का आज का खुसूसी प्रोग्राम। जनाब, इस वक्त जो करंटली सिचुएशन है कराची की कब्रिस्तानों की, इसके हवाले से आपने मुतादिद बार हमारे प्रोग्राम्स तो देखे होंगे, लेकिन अब ज़रा इसमें एक डेवलपमेंट हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। हुआ कुछ यूँ है कि अगर मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स नज़र से मैं अगर आपको बताऊँ तो तकरीबन पूरे कराची में 213 के करीब कब्रिस्तान हैं रजिस्टर्ड, जिनमें से 38 तकरीबन बल्दिया उज़्मा के पास हैं। फिर इसके बाद इसमें एक और अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि इसमें से कुछ मामलात जो हैं कब्रिस्तान के, उसकी जो अथॉरिटी है या उसका जो नज़्म नस्क है वो दिया गया है लैंड कंट्रोल अथॉरिटीज़ को। और इसके बाद जो अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे कराची में यौमिया विदाउट एनी यानी कि कोई ऐसी किसी बीमारी की लहर की वजह से या किसी हीट वेव की वजह से या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं, जो एक तबई और एक्सीडेंट्स में होने वाली जो अमवात का अगर लुब्बे लुबाब बताऊं तो तकरीबन इस शहर कायद में यौमिया डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 250 लाशें गिरती हैं, यानी एक्सीडेंट्स में तबाही हवाले से, यानी आपके जहाँ पे ज़िंदगी के सिलसिले चल रहे हैं वहाँ पर तवातुर के साथ आपका मौत का सिलसिला भी 365 दिन से यानी कि हाँ, ये 365 दिन जिसमें कोई वक्फा नहीं है, किसी किस्म का कोई तातुल नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिसंबर में, इसके अलावा जनवरी में और जून में इसकी तादाद में इजाफा हुआ, तो यानी 250 तो आप हिसाब लगा लें कि कराची यौमिया बुनियादों पर लाशें उठाता है। लाशें उठाने का मतलब ये है कि इतने ही तादाद में आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कब्रों की ज़रूरत पड़ती है। कब्रें कहाँ पे होती हैं? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान का मामला कुछ इस तरीके से चल रहा है कि अल्लाह ज़िंदगी दे और खुश रखे अब्दुल्ला मुराद साहब को। सर, सबसे पहले तो सलाम आपको, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त आपने स्टैंड दिया। आपने कब्रिस्तानों की कमी को महसूस करते हुए आपने बड़ी एक तगदो के बाद बहरहाल मलीर में और कब्रिस्तानों के लिए तकरीबन जो है वो 1500 एकड़ जो ये मीटिंग हुई थी, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डीएमसी है, इसकी एक बड़ी ज़रूरी एक मीटिंग हुई थी इसी हवाले से, जिसमें बड़ी मुश्किल के बाद तकरीबन जो है वो 50 का तकरीबन एकड़ जो है वो उसको मुख्तस किया गया। इसके अलावा मलीर में जो है वो एक बिलखुसूस इसका एक कब्रिस्तान के लिए कुछ एकड़ जो है वो मुख्तस किए गए। अब इस दौरान में अब्दुल्ला मुराद साहब को ये बताया गया कि जनाब यहाँ पर एक कब्र जो है वो उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 25-24, ये तो मामूली इसकी कीमत है, लेकिन कुछ कब्रिस्तानों में तो 1 लाख से 5 लाख तक की कब्रों की कीमत वसूल की जा रही है। जब उन्होंने ये सुना तो वो शौक में आए और बाकायदा उन्होंने एक हैरत का इजहार किया इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो मलीर में बनने वाला कब्रिस्तान होगा उसमें एक कब्र का भी पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त वो जब होगा सो होगा। इस वक्त क्या हालात है कराची के कब्रिस्तानों की, जरा देखिएगा। ये कब्रिस्तानों को माफिया ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, मुबारक हो आपको। अगर उनसे कहा जाता है कि कब्रिस्तान के लिए अगर उनको पता चले कि उनके ऊपर किसी किस्म के कैमरे की आंख है या उनकी कोई रिकॉर्डिंग की जा रही है तो वो आप पे हमला कर देते हैं। कैसे हमला कर देते हैं ज़रा चलते हैं। इंशाल्लाह ताला जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम का, मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगी। मैं किसी किस्म का कोई, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होगा, हम सिर्फ सवाल करेंगे। देखते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं और उनको पता चलता है कि कोई कैमरा लेकर आया है और आपकी वीडियो बना रहा है कि आपने कितने में, आपने कब्रिस्तान के एक कब्र के लिए आपने कितने में मुआहदा तय किया है, कितने पैसों पे आकर बात जो है वो फाइनल हुई है, अगर वो उसकी रिकॉर्डिंग की जाए वो आप पे हमला कर देते हैं। अल्लाह का नाम लेकर हम सबसे पहले जा रहे हैं मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में, फिर हम आपको मलिया के कुछ कब्रिस्तान दिखाएंगे, आखिर में हम आपको दिखाएंगे अजीमपुरा कब्रिस्तान की क्या हालत जार है। और अब अजीमपुरा कब्रिस्तान, जिसमें अब कहने को तो कोई जगह नहीं रही है अब कब्र की, लेकिन फिर भी कब्र की एक जगह निकाली जाती है, कब्र के अंदर मजीद मुर्दों को दफना कर और उसके ऊपर मुंह मांगी की रकम वसूल की जा रही है। ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम में आप देखने वाले हैं। जनाब, ये अमीर भाई है जिससे हमारा प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो अभी आपने हमें बोला है आप जरा उधर बोल के देखिए। वो देखिए, वो बिल्कुल उनकी मिन्नत समाजत कर रहा है। अमीन साहब ने जैसे देखा कि कैमरा आ गया, वो अब ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाखुदा इन्होंने हमारे सामने ये बात बोली। और जिन लोगों की कब्रें यहाँ पर हैं उनको सबको पता है यहाँ पे 24,000 रुपये फी कब्र जो है वो लिया जा रहा है। और अगर आप कब्रिस्तान की इस वक्त कंडीशन आप देखें तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे आगे कैसे जाना है, क्योंकि पाँव रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे।
और यही चीज़ हम कई सालों से हम बता रहे थे, कम से कम 2 से 3 साल तो वो हो गए हैं जो मैंने चीख उठा कराची में। इसके लिए मैंने चीख बुलंद की है कि कब जहाँ पे हम इतने विलास बना रहे हैं, रिहायशी हम लोग कॉलोनीज़ बना रहे हैं, फ्लैट सिस्टम, ये वो, अब कब्रिस्तान की तरफ भी तवज्जो दो भाई। अगला जो परमानेंट आपका घर है वो आपके पास अब नहीं है। ये देखिए, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद उनसे जाके बात करूँ। अमीन भाई से, यहाँ के गोरकन है। अब आप ये देखें, ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे KMC वाले भी नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते। ये जो मतलब किस्म की आपने जो लैंड कंट्रोल एजेंसीज को आपने दिया हुआ है, इसके बाद हालात ये हैं कि इस पे अगर आपको कोई बात करता है तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस इस तरीके से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। बाकायदा तौर पे यहाँ पर हाथ उठाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे प्रोड्यूसर को ज़दोकोप किया गया है। यहाँ पर किस बात के ऊपर सारे, किस बात के ऊपर उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? असल में हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि आज कब्रिस्तान की सरकारी फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से 14,500 रुपये है। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में ठेकेदारी का निज़ाम है, जिसमें अपनी मर्ज़ी से 25-25, 24-24 हज़ार रुपये आवाम से ले रहे हैं, ठीक है, जो कि गैर कानूनी है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि आपके अपने बंदे की यहाँ पे कोई कब्र होगी, उसमें भी अगर आप लोगे तो तब भी आपको 18 से 20 हज़ार देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ज़रूरी लगता है हम सिक्योरिटी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस बंदे से बात करना लाजमी है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम उसने सारे रेट दिए थे। अब जब उसने कैमरा और मीडिया देखा तो भागने लगा। मैंने उससे बोला कि भाई आप आओ, हमें आपसे बात करनी है, सिर्फ कब्र के रेट के हिसाब से कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार को पकड़ो। मैंने बोला भाई आपने हमसे बात की थी, आप मुझे डील कर रहे थे ना कब्र की, वही बात आपके बता दो। दूसरे बंदे को इन्होंने इशारा करके बुलाया और वो हमारे ऊपर हमला करने लगे। ये शायद अगर कैमरे ने दिखाया होगा। बिल्कुल दिखाया है, और हमारे कैमरामैन ने उसको दूर से, मैं इसी वजह से मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती थी। मैं सबसे पहले तो माजरत खाऊंगी आपसे कि इस प्रोग्राम के लिए, सच दिखाने के लिए आप हमेशा जो है वो जब भी तशद्दुद होता है सबसे पहले आप ही पे होता है, आप सबसे पहले वार आप अपने ऊपर सहते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे मजीद लोगों से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपके यहाँ पे किसी प्यारे की कब्र है? मेरी वालिदा की कब्र है उधर। आपके वालिदा की कब्र है। आपका नाम? मेरा नाम है काशिफ हुसैन। काशिफ हुसैन भाई। काशिफ हुसैन भाई, मुझे ये बताइएगा आपकी वालिदा का इंतकाल किस सन में हुआ था? ये 2018 में। आपने यहाँ पर कब्र की कितनी फीस दी थी उस वक्त? जब तो मैंने 12-13 हज़ार रुपये, तब तो बहुत हो गए। अब तकरीबन कितना हो गया? तो 20-22 हो गए। 24,000 रुपये। मुझे बिल्कुल सही रिपोर्ट मिली थी। इसका मतलब है आपको पता है कि 14,000 रुपये गवर्नमेंट ने किया। और मलीर में तो अब्दुल्ला मुराद साहब जो हैं डिप्टी मेयर, उन्होंने कहा है कि अब जो कब्रिस्तान बन रहा है उसमें तो कोई फीस भी नहीं होगी। आप तो मुझे ये बताइए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये क्या यहाँ पर कब्र हासिल करना ये इतना मुश्किल काम हो गया? ये तो पूरा धंधा ही बन गया है। ऐसा लगता है कि ये धंधा नहीं बन गया, इन लोगों ने बना दिया है। ये ना रात में देख रहे हैं ना दिन में देख रहे हैं, बस कायदे आज़म देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम जिंदों पे तो कारोबार करते थे, हमने मुर्दों पे भी कारोबार पैसे रखना शुरू कर दिया। यही चल रहा है बाजी, यही चल रहा है। तो ये कौन लोग हैं यहाँ पर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पे उतराते हैं? अगर आप उनसे थोड़ी सी भी बहस करते हैं कब्र के लिए, देखिए जब किसी के घर में फौतगी होती है और किसी की जो जनाजा घर में रखा होता है ना, तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको फौरी तौर पे उसको जितनी जल्दी दफना दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। ऐसे मौके के ऊपर ज़ाहिरी के एक मौका ऐसा होता है कि उस वक्त एक जनाजा जब घर में पड़ा होता है ना, तो भाव ताव करने के आपके पास इम्कानात और औकात बिल्कुल नहीं होते। उस वक्त यकीन मानिए कि उस वक्त एक क़यामत की घड़ी एक तो पहले आप पे गुजर रही होती है। पता नहीं आपकी क्या बिलोंगिंग होती है, उससे कितनी आपकी मोहब्बत होती है। आपको उसको दफनाना भी है, आप अपने घर के दहलीज के ऊपर उसको नहीं दफना सकते। जाना तो आपको कब्रिस्तान में पड़ेगा। अब कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं ना, तो एक गम के बाद दूसरी जंग आपको एक लड़नी पड़ती है उसकी कब्र के लिए। आप सबसे पहले तो बताओ, अब आपकी कुछ तबीयत बेहतर हुई? आपको काफ़ी बुरे तरीके से आपको मारा गया बेटा? ये जी अभी तो खैर थोड़ा कम है दर्द। हाँ। लेकिन वो कब्र का साइड का जो मार्बल का पीस होता है उसने वो उठाया था सर पे मारने के लिए, लेकिन वो अल्लाह का करम है कि बच गया सर पे। वो इस वजह से बच गया कि उसकी नज़र पड़ गई थी हमारे कैमरे के ऊपर। जब हम लोग इनसे कब्र के, मैं और जो हमारे कैमरा मैन है वजाद, हम दोनों यहाँ पे रैकी के लिए आए थे, इनसे मालूम किया था। उन्होंने बोला कि भाई 24,000 रुपये। मैंने बोला कोई कम आप रेट करें? बोला 1,000 रुपये कम कर देंगे, अगरचे आपका पहले का कोई बंदा दफन है तो उसको जो है हम रेनोवेट दोबारा से तैयार कर देंगे, उसमें भी आपको 18 से 20,000 रुपये देने पड़ेंगे।
18 से 20,000 उस वक्त देने पड़ेंगे अगर आपका पहले से कोई बंदा कब्र के अंदर है, तो अगर कोई दूसरा बंदा मर गया है आपके खानदान का तो उसी कब्र में अंदर दफनाएंगे, तब भी आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। हमें समझ में नहीं आता कि हमें पता नहीं अल्लाह का खौफ हमारे अंदर से ख़त्म हो गया है, हम लोग अपनी मौत भूल गए हैं जनाब। तकरीबन इस शहर कायद के अंदर डेली बेसिस पे, ये मैं किसी वबा की बात नहीं बता रही हूँ, ये डेली बेसिस की मैं आपको बात बता रही हूँ कि तकरीबन 250 लोग डेली कराची के अंदर फौत होते हैं। जहाँ पे जिंदगी का सिलसिला जारी, वहाँ पे मौत का सिलसिला भी जारी। 250 में कब मेरा या 250 में कब इन लोगों का जो तशद्दुद का निशाना यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उसके ऊपर कब इनका नंबर आ जाए, इनको खुद भी पता नहीं है ना मुझे पता है। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त मेरी अगले सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ना उनको पता है। लेकिन हम कब्रिस्तान के ऊपर भी, अल्लाह माफ़ करे कि हम लोग इसके ऊपर भी कारोबार बनाया हुआ है हम लोगों ने। हमने कब्रों तक को नहीं छोड़ा, हमने जिंदों को तो जिंदा रहना मुश्किल कर ही दिया था, हमने लोगों का मरना भी मुश्किल कर दिया है। यहाँ पर इस कब्रिस्तान की इंतजामिया बैठी होती थी, चाय पी रहे थे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे कि अब कोई जनाजा आए उसके ऊपर फिर हम भावताव शुरू करें। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस तरह के हालात हुए हमारे आने के बाद और हमारा कैमरा निकला है और हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया है, सारिम के साथ जो मामलात हुए, 1 मिनट नहीं लगाया रफू चक्कर यहाँ पे हम किसी से बात करने के, ताकि हमारे से कोई सवाल ना पूछ सके। अगर आप होते ना क्लियर और आपके पास होता हमारे हर सवाल का जवाब, भागने की जरूरत पेश ना आती। और आज हमारा पहला ये प्रोग्राम है इसी हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से। आपने देख लिया आपके वो कब्रिस्तान जो आपका हक है, आपके वो कब्रिस्तान जब किसी वक्त यहाँ से एक आवाज आएगी और आपको यहाँ पर आना होगा, और दुनिया की कोई ताकत अगर आपका वक्त आ गया है तो आपको यहाँ पे आने से नहीं रोक सकती। ये आपका हक है, आपके हक के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है, आपके हक को भी पैसों में उसको रोंदा जा रहा है, पैसों के गर्दाब में फंसाया जा रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस महंगाई के दौर में जब एक वक्त की रोटी अब मुश्किल हो गई है, 2 वक्त की तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है, 2 वक्त की रोटी का चलना, अब 1 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल हो गई है। मुझे ये बताएं, मौत तो हर किसी के घर में आनी है ना, तो मुझे ये बताइए कि जब किसी गरीब के घर में 15,000 रुपए 25,000 रुपए कमाने वाले के घर में जनाजा रखा होगा, उसके माँ या बाप या फिर बेटे या फिर भाई का, तो आप मुझे ये बताइए कि 14,000 रुपए तो सिर्फ गवर्नमेंट की फीस है, 24,000 रुपए जहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं, कहाँ पे दफनाए? मुझे ये बताइए, किधर लेके जाए? वो क्या करे? जला दे, मार दे, उसको तेजाब में डाल दे, क्या करे? मुझे बड़े मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं ये बोलते हुए, लेकिन क्या करूँ? दफनाए ना, हम मुसलमान हैं, दफनाते हैं, दफनाए ना तो क्या करें? मुझे आप बताएं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में जो पहला प्रोग्राम का हिस्सा किया हमने, वो याद रखिएगा कि मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में हमने किया। वो किस तरीके से वहाँ पर सिर्फ सवाल करने पर कि कितना, पहले उन्होंने जब तक कि उनको ये लगा कि हमने वाकई कब्र खरीदनी है तो उन्होंने सही उसके रेट बताए और बड़े किसी बगैर खौफ व खतर। जैसे ही उन्होंने हमारा कैमरा देखा वो फौरी तौर पे राह फरार इख्तियार करने लगे। मेरे प्रोड्यूसर को बाकायदा तौर पे ज़दोकोप किया गया, ज़दोकोप और वायलेंस का सामना करके फिर उसके बाद उन्होंने वो स्लेब उठाई। वो तो शुक्र है कि वो जिसने स्लेब उठाई इसके सर पे, सारिम के सर पे मारने के लिए, मेरे प्रोड्यूसर के सर पे मारने के लिए, तो उसकी नज़र अनइंटेंशनली मेरे कैमरे पे और मेरे माइक पे पड़ गई, तो उसको ये अंदाजा हो गया कि वो इस वक्त कैमरे की आंख उसको देख रही है। अब ये आप देखिए कि मैं आई हूँ मलीर के दूसरे एक बहुत बड़े कब्रिस्तान जिसको जामिया मिलिया कब्रिस्तान कहा जा रहा है। यहाँ पर जो फी कब्र है, कच्ची और पक्की कब्र का हिसाब है। यहाँ पर जो कच्ची कब्र है वो 15,000 और जो जरा ईंटें लगी हुई कब्र है, सिर्फ ईंटें लगी हुई, वो है 20,000 रुपए। यहाँ पर लिखा हुआ है कब्र की खुदाई की कब्र बनाने के लिए और बुकिंग के लिए राब्ता कायम करें। कब्रों की भी बुकिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये जामिया मिलिया कब्रिस्तान के गोरकन है? जी हाँ। नाम आपका? शौकत। क्या? शौकत। अच्छा शौकत भाई, यहाँ पे कब्र का क्या हिसाब किताब है? यहाँ पे देखो, कोई गरीब आता है यहाँ पे फ्री में भी हम लोग खोदते रहते, पूरे इलाके वालों को पता है। यहाँ पे इलाके वाले भी खुद ही आके खोदते हैं कब्र। कोई ऐसे होते हैं हम लोग उससे 5,000 10,000 भी लेते हैं, 20,000 भी लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे से बंदा फंसता है हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। जो किसी पैसे भी देते हैं, इलाके वालों को भी पता है, सारा पूछ सकते हैं, इलाके से भी पूछ सकते हैं। यानी खाली मैं अपनी मफाद के लिए बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इतनी नहीं, आप बाहर से वो कर लें, फिर आप मुझे पता है भी ये
इसलिए भाई अभी आज कुछ मिनट पहले मैंने बोला कहाँ से आ रही, मैं तुझे पीछे से आ रही। मैंने बोला वहाँ पे की तो अभी 20,000 रुपये हम लोग ले रहे हैं। उसको मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोला पता करके आ रहा है अभी। ठीक, पता करके आ रहा है, हमारे बंदे तो बाहर बैठे हैं। उसने बोला मीडिया वाला, मैंने बोला वीडियो वाला बैठो यहाँ पर। ठीक, अभी आप बोले अभी कितने पैसे ये इलाके की लोग खड़े हैं, इनसे पूछो आप। अच्छा शौकत भाई, मुझे बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा कब्र का एक कब्र का जो उसकी कीमत है वो है तकरीबन 14,500 रुपये। जी हाँ। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? नहीं बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मेरे ऊपर सुपरवाइजर है, उन लोगों को अंदाजा है। क्यों, हम तो उन लोगों को जितने हिस्से में आता है 5,000 6,000 रुपये, हम तो मजदूर हैं, जिन हिस्से में तो खुद ही अपना करते हैं। तो कोई ऐसा भी होता है तो बोलते हैं इतने नहीं, इतने हमने दिए, तो हमने बोलते जाने दो, पर्ची उसकी होती है हमारे पास रसीद। अभी हमारा ठेकेदार गया हुआ है, किसी टाइम अब किसी भी अपने कारकुन को भेजे रसीद, आप देखो उसमें क्या लिखा पर्ची में। शौकत भाई ये बताइएगा कि अब जाहिर है कि तकरीबन आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं, बल्कि आपको शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा अंदाजा हो, कुछ तो आपको अंदाजा होगा कि तकरीबन कराची शहर के अंदर यौमिया 250 लोग रोज़ाना मुख्तलिफ हादसात से लेकर तबई मौत तक, यानी कि जिनकी कुदरती मौत होती है उसमें तकरीबन फौत होते हैं, तकरीबन इतने। तो ये जाहिर है कि रोज़ाना का है ना, रोज़ाना का सिलसिला है। नहीं यहाँ पे तो ऐसे कब्रिस्तान यहाँ पे तो 2-2 महीने 3-3 महीने मैयत नहीं आते यहाँ पर। ये तो ऐसी कब्र, ये इस जगह पे अभी आपको लगता है कि कब्रों में जगह रही है या क्यों फिल हो गई? जी ये जितने जगह पीछे आपको मैं सर्वे करता हूँ, सारी जगह पीछे सारी घरों में सारी कब्जा सारे घरों सर्वे आपको मैं करा के दिखाता हूँ। जगह सारी जगह जहाँ पे हम कब्रों को दे, किस जगह पे? तो बिल्कुल फुल हुआ हुआ है। नहीं उस तरह पूरी जगह है, वो देखो वहाँ से लेकर उस कोने तक कैसे घूमोगे आप, सारी कब्रिस्तान की पूरी जगह इन्होंने घेरी, घेर लिया या है? नहीं है, घेरा हुआ भी इन्होंने, जो हम लोगों ने अभी तक लड़ाई झगड़ा करके जगह रोका हुआ उनसे। तो यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा करने की नौबत आ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो आप जिनसे? वही बराबर की कब्जे ग्रुप वाले इलाके वाले, कोई हमारे थोड़ी कोई रिश्तेदार है। कब्रों पे कब्जा हो रहा है? आप आके देख लो, चलो मेरे साथ चलो, कब्रों पे कब्जा हो रहा है? आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता तो हूँ। उनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं है कि इन्होंने भी तो कब्र में ही जाना है? मैं कह रहा हूँ मेरे साथ, आपको मैं चल के दिखा देता हूँ ना, आप आके देख लीजिए कि कब्रों की तो करे हैं नहीं। आप अभी मेरे साथ चलिए, यहाँ से पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे ये सामने है कब्रें, वो कमरे पर सारी कब्रें उन लोगों के ऊपर लोग घर कोई कब्रिस्तान में। तो ये कब्जा ग्रुप वाले जो हैं, तो मुझे ये बताओ कि कब्रें जो यहाँ पे ये कब्जा ग्रुप है, क्या ये ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, कोई गोली शोली भी चलाते हैं या लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? नहीं हम लोग से गोली झगड़ा नहीं, हम लोग से तो जुबानी बात करते हैं। कोई बोलते भी हमारा हम इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, इतने साल से रहे। जैसे कब्रिस्तान जिन लोगों की है सलमान मुराद वालों की है, ठीक है, उन लोगों की सपोर्ट में इधर हमारे सलमान मुराद साहब जो डिप्टी मेयर हैं इस वक्त। जी हाँ, उन लोगों की दादे परदादों की कब्रिस्तान है ये। उन लोगों को भी किसी ने गिफ्ट करा क्या? शौकत भाई आप मुझे ये बताइएगा कि एक ये भी आ रहा है कि एक कब्र के अंदर जो है वो कभी ऐसा भी होता है कि एक कब्र फुल होती है, उसके अंदर एक और उसमें मुर्दा जो है, ये भी एक शिकायत आती है यहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ शिकायत आती है। यहाँ पे वो करते हैं जो लोग कुछ कराते हैं, जो बोलते हैं मेरे माँ पे बाबा पे, वो जब भी हो जाता है, जब वो लोग कुछ कहते हैं हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, इजाजत नहीं हम लोगों को। ये क्या चीज़ है ये बना हुआ है जो ये कच्चा दफ्तर बनना है अभी? दफ्तर बनना है, दफ्तर बनना है जिसमें इंतजामिया बैठेगी? जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो कोई पर्ची वगैरह होगी आपके कब्र की, कोई पर्ची वगैरह होगी आपके पास? अभी नहीं हमारे पास, क्यों ठेकेदार चले गए, क्यों जो लोग जब कोई काम होता है आके पर्ची बना के चले जाते हैं लोग। मैं आपको बोला किसी टाइम कोई भी कितना पुराना कब्रिस्तान होगा ये जामिया मिलिया का? ये तो मुझे खुद को पता नहीं, मैं जैसे झूठ क्यों बोलूं आपसे, मुझे पता नहीं। बहुत शुक्रिया। हम एक बुनियादी तौर पे पता नहीं क्या मसला हो गया है कि हम लोगों को शायद अपनी कब्रें याद नहीं रही हैं। कब्रिस्तान में आकर अगर हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरीके से बस पैसे मिल जाए, किसी तरीके से बस हम लोग कब्जा कर लें। आपने लोगों के, जिंदा लोगों के घरों पे कब्जा किया हुआ है, आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। जिंदा लोगों के तो ऊपर आप कब्जा कर ही रहे हैं, आपने तो कब्रिस्तानों पे भी कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पे उतर जाते हैं। ये जिस तरीके से गोरखन साहब ने बताया कि इस कब्रिस्तान में भी, जो कि लग रहा था कि बड़ा पुरसुकून कब्रिस्तान है, यहाँ पर भी जो पिछली वाली वो जो दीवार आपको नजर आ रही है, वहाँ पर मुतनाज़ा जगह है, वो है कब्रिस्तान की, लेकिन उस पर कब्जा किया गया है। तो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ी हुई हूँ जो कि आपका अपना, आपके नाम से मंसूब है, आपके ख़ानदान के नाम से मंसूब है ये कब्रिस्तान। और मुझे इतनी खुशी हुई थी जिस वक्त मैंने आपका ये बयान देखा था और मैंने आपका वो स्टैंड देखा था कि आपने किस तरीके से कहा कि कब्रिस्तानों नहीं, कब्र की जो आप मलीर में आप कब्रिस्तान में बना रहा हूँ, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं होगा। और आपने कब्रिस्तान के जगह के लिए, नए कब्रिस्तान बनाने के लिए, कब्रिस्तान के जगहों के लिए, उनको मुख्तस करने के लिए आपने स्टैंड लिया। मैं यकीन करें कि दिल से मेरी दुआ आपके लिए निकली।
सर बस इतना आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि आपने अगर इतना स्टैंड लिया है ना तो जरा थोड़ा सा ये जो कब्जा माफिया है ना इससे भी जरा कब्रिस्तानों को जरा छुड़वा ले कराची के। रोज ये कोई एक आधा किस्सा नहीं है, एक दिन का किस्सा नहीं है, साल में कोई एक आधी दिन जो होता है वो मौत का यहाँ पर नहीं होता है। जिंदगी के साथ साथ मौत का रक्स भी चलता है, मौत का सिलसिला भी चलता है इनफैक्ट। तो अगर मौत का सिलसिला एक दिन के लिए भी नहीं थम रहा है तो ये तकरीबन 365 दिन का ये सिलसिला जारी है। जिंदगी चल रही है, मौत भी अपने साथ चल रही है। तो ये तो फिर कोई मामूली बात नहीं है ना। ये जिस तरीके से हम लोग जिंदों के लिए हम लोग स्टैंड लेते हैं, ये तो हमारे मतलब ये तो अबदी हमारी एक आरामगाह है। कहाँ हम इसको जो है वो इस तरीके से हम लोग भरोसे पे छोड़ सकते हैं उन लोगों के जो कि कब्जा माफिया हों या फिर एक एक कब्र के ऊपर। बताया जा रहा है कि कुछ कब्रिस्तान तो ऐसे हैं कि जहाँ पर 1 लाख से 5 लाख तक की कब्र बिक रही है। अल्लाह का अगर हम पे अजाब नाज़िल ना हो तो फिर क्या हो कि हमने तो मौत को भी अपनी कारोबार का एक जरिया बना दिया है। जनाब हम लोग आ गए हैं मलीर के सबसे बड़े कब्रिस्तान अजीमपुरा कब्रिस्तान। अजीमपुरा कब्रिस्तान में जब हम लोग आए हैं तो आते के साथ ही जैसे ही आप अंदर अपना पहला कदम रखेंगे, जिन लोगों की कब्रें प्यारों की यहाँ पर नहीं है उनको मैं बता रही हूँ। मसला यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप अंदर आते हैं तो पहली बात यहाँ पे जगह नहीं है, एक भी कब्र की जगह नहीं है। अब आपको कब्र के अंदर दूसरा मुर्दा दफन करना पड़ेगा, तभी आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कब्र की हो सकती है, और वो भी बहुत महंगे दाम। ये आप ये देख लीजिए, ये जितनी भी इबारत नज़र आ रही है टूटी फूटी सी, इससे आपको जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है। मतलब आप कब्रिस्तान, हाँ ये सामने नज़र आ रहा है महकमा कब्रिस्तान म्यूनसिपल सर्विस बल्दिया उज़्मा कराची। कब्रिस्तान में तदफीन के लिए मुकर्रर करदा नर्ख की पक्की कब्र की कीमत 9,000 रुपये है, और छोटी और पक्की मुकर्रर नर्खों उसका जो है यानी कि जो छोटी और पक्की कब्र होती है यानी कि बच्चे की कब्र होती है वो 6,000 रुपये में। नीस KMC चालान की फ़ीस 300 रुपये अलग से है। कब्रिस्तान इंतजामिया की तरफ से किसी भी कोई भी शिकायत हो तो KMC से रब्ता कायम करें। ये KMC का ऑफिस आपके सामने है, लेकिन इससे कतई नज़र यहाँ पे जो कब्र के अंदर यानी कि कब्र के अंदर दूसरा मुर्दा अगर डाला जा रहा है, उसको दफन किया जा रहा है, तो जनाब उसकी यहाँ पर कुछ अंदाज़ों के मुताबिक उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। चाचा मुझे ये बताइएगा कि सुना है कि यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है कब्रों की? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे एक कब्र के कितना तकरीबन पैसे लिए जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम है, जिसका मैं गोरकन नहीं हूँ, मैं कफन देता हूँ यहाँ। गोरकन हम तलाश कर रहे हैं, गोरकन नहीं मिल रहा हम लोगों को। नहीं मिलेंगे अंदर से। मैं तो पूरा छान के आ गई, वो तो गोरकन तो नहीं मिला। गोरकन यहाँ पर हमें देखते के साथ ही लापता हो गए, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कहीं से गोरकन साहब जो है, मैं तकरीबन पौन घंटे तक मैंने सिर्फ इस कब्रिस्तान में गोरकन को तलाश किया, एक के बाद दूसरा बंदा यहाँ पे वहाँ पे। अच्छा, उसने देखते के साथ ही गोरकन साहब का कुछ अता पता नहीं है, गोरकन साहब गए कहाँ पर। लोग अपने जहाँ पे कब्रों पे आ रहे हैं वहाँ पे मज़ारात पे भी आ रहे हैं। एक मॉडल कब्रिस्तान हमारे पास कराची में है जिसे वादिया हुसैन कहा जाता है। वादिया हुसैन एक मॉडल कब्रिस्तान है। ऐसा कब्रिस्तान पूरे कराची में आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा नुमाइंदा गया है, हमारा नुमाइंदा जन्नत गुल वहाँ से कोई रिपोर्ट लेके आया है, मैं चाहूँगी कि वो मैं उससे मालूम करूँ। अभी एक बंदे ने बोले इधर 35-40 हज़ार रेट चल रहा है। जो पहले 15 साल पहले जो गरीब बंदा आ जाता उसका फ्री में हो जाता काम। इंतजामिया वाला इधर 35 से 40 हज़ार रुपये, 35, वो भी मिन्नतें करके। हाँ, जो गरीब बंदा है उससे भी वही रेट चल रहा है। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे गोरकन साहब जो हैं वो दस्तयाब क्यों नहीं थे। ये मैं आपको कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। गोरकन साहब फरार, गोरकन साहब का कोई पता नहीं। वो फोन आया पीछे से, बोले उसको फोन आया, वो खुद ही नहीं होते, उसका बंदे इधर घूमता रहता है। कब्रिस्तान का भी ये हालात है, ये गंदगिरी सब जो मचे, पुल बदमाशी चल रहा है इसका। और ये आपको एक बुजुर्ग ने यहाँ पे जो आई हुई उन्होंने बताया? उन लोगों ने बताया है, वो इधर का रिहायशी है, बोलते हैं हमारा भी इधर होता है सारा। लेकिन बहुत शुक्रिया जन्नत गुल। यहाँ पर कब्रें तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस वक्त जो करंटली यहाँ पर चल रहा है, मिन्नत समाजत करके तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये लिया जा रहा है।
बादशाह खान नाम का एक ठेकेदार, उसका किस्सा जो है वो यहाँ पर छिड़ा है और बताया जा रहा है कि भाई वो बंदा जो था, ये जो कॉल्स आई थी, ये दिमाग जो था वो बादशाह खान उसके पीछे बताया जा रहा है। फिल वक्त मैं साइमा कंवल आज अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा वो भी ज़रूर देखिएगा, जो हम कब्रिस्तान के हवाले से करेंगे, क्योंकि हमने अब इस चैप्टर को खोल लिया है। जब तक पाया तकमील तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग इसको गो थ्रू ना कर दें, इसका कोई नतीजा ना निकले, तब तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे, चाहे हमें कितनी भी धमकियों का, हमें चाहे कितनी भी ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़े। यह हमारी आपसे कमिटमेंट है। फिल वक्त मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।